हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे। बट आज की जो क्लास है वो उसी से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपन, जिसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। यानी अपन जो बात कर रहे हैं मेनली वो किसकी बात कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इजी सा टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं जो अपन अभी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from metals when light of a particular frequency or wavelength instant ejection of electron from metals when light of a particular frequency or wavelength is incident on it। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का इंस्टेंट इजेक्शन कहां से, मेटल्स से। जैसे अगर मैं बात करूं, सपोज करो मेरे पास एक मेटल है, ये क्या है, कोई मेटल। आप सब जानते हो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सपोज कीजिए इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स है। अपन क्या कर रहे हैं, एक लाइट जिसकी एनर्जी कितनी है h म्यू, उसको अपन इस पे क्या कर रहे हैं, इस लाइट को इस मेटल बॉडी पे अपन डाल। अब क्या होगा, इस लाइट के इस मेटल पे पड़ने से यहां से इन इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही होता है कि अगर अपन लाइट किसी मेटल बॉडी पे डालते हैं तो अगर वहां से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है तो उस इफेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इंस्टेंट इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स व्हेन लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन इट। यानी जो लाइट है इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर होनी चाहिए। अब ये क्या है, ये तो कोई भी लाइट है, ये अपन ने डाल दी, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस लाइट से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। यानी ये लाइट अपन डालते रहेंगे, लाइट तब तक इस पे पड़ती रहेगी मेटल पे जब तक ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हो जाए। तो वो जो पर्टिकुलर लाइट होगी या वो जो ये लाइट क्या है, ये h म्यू एनर्जी कंटेन कर रही है, यानी फोटोन है। तो फोटोन अपन इस पे डाल रहे, फोटोन से इजेक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो जब ये वाली लाइन आप फोकस करो, क्या बोला अपन ने, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जब इसे पड़ेगी और जहां पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर एनर्जी को अपन नाम देते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो किसकी इक्वल होती है, h म्यू नॉट। अब ये म्यू नॉट क्या है, इस म्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सबको इजीली समझ में आ गया होगा। जब लाइट इंसिडेंट होती है किसी मेटल बॉडी पे तो उससे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन अगर हो रहा है तो वो इफेक्ट आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है।
सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, इसको रफ कर लेते हैं। बच्चों देखिए, अभी अपन ने क्या बोला, एक नई चीज़ अपन ने यहाँ पे मैंने आपको लिख के दी। क्या लिख के दी? तो नई चीज़ थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी एक्चुअल में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या है? तो मैंने आपको बोला कि इंसिडेंट लाइट मेटल पे गिरी, बट जरूरी नहीं है कि वो लाइट इलेक्ट्रॉन को मेटल से रिमूव कर दे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, अपन कंटिन्यूअस उस पर लाइट डाल रहे हैं। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अपन किससे डिफाइन करेंगे? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू eject the electron is called threshold frequency। यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके मेटल पे पड़ने से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, उसे आप बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको अपन इंडिकेट करते हैं किससे? म्यू नॉट से। ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो आप सब जानते हैं रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी तो आप सब जानते हो, म्यू नॉट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा नॉट। अब देखिए, नॉर्मल सी बात है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यही होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसी है? ये फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस पे जो वेवलेंथ होगी उसको अपन क्या नाम देंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो एक होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब आप सब जानते हो कि एनर्जी किसके इक्वल होती है? फोटॉन के h म्यू। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी वो कैसी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? h म्यू नॉट। और ये जो h म्यू नॉट होता है, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन में जो वर्क फंक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है? h म्यू नॉट के। तो आप देख लीजिए इसे, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यानी मिनिमम अमाउंट। सपोज करो अब ये है, ठीक है, मैंने यहाँ से कुछ फोर्स, मान लो मैंने क्या किया, इस पे मार्कर मारा। अब इस मार्कर से डस्टर नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ये आई, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं हुआ। बट मैं क्या कर रहा है, इसके साथ दो मार्कर को मैं कनेक्ट करके इसको फेंक के मार रहा हूँ, ये थोड़ा सा हट गया। तो इसका मतलब ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसने इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसी को अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसी को अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी पे जो भी उसकी वेवलेंथ होती है उसे अपन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये जो आपका मिनिमम एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। यानी ये वर्क करने का जो फंक्शन है तो किसके इक्वल है? h म्यू नॉट। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, आपसे ज्यादा से ज्यादा कोई पूछेगा तो इन्हीं सब छोटे छोटे डाउट्स के बारे में पूछेगा कि क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्या होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या होती है वेवलेंथ, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजेस फॉर फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटो, जैसे मैंने अभी आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था। क्या डायग्राम था? सपोज एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, ये इस पे गिर रही है, बट मैंने बोला इसके गिरने से, यानी इस इंसिडेंट लाइट के गिरने से जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ अलग है। अब अगर इसको इजेक्ट करना है, यानी इसको यहाँ से निकालना है, तो जितनी एनर्जी लेके यहाँ बैठा है उतनी एनर्जी अपन को देनी पड़ेगी जो इसको इजेक्शन कर सके। तो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन यानी h म्यू, ये किसके इक्वल होती है? बाइंडिंग एनर्जी। तो अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन यहाँ से क्या निकल के आती है, यानी एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन h म्यू इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? h म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपकी एनर्जी है, ठीक है, कौन सी? स्ट्राइकिंग, जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। तो यानी एक इक्वेशन निकल के आती है यहाँ से, h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर। और मैंने आपको बताया ये h म्यू नॉट, इसको आप क्या बोलते हो? वर्क फंक्शन। तो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिवर्स करूँ तो आप यहाँ से यहाँ कंटिन्यू करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी? इक्वेशन आएगी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू माइनस h म्यू नॉट di, इसका मतलब हाफ mv स्क्वायर। अगर मैं दोनों में से h कॉमन ले लूं, फ्रीक्वेंसी माइनस, ये आपकी इक्वेशन निकल के आ जाती है जिस पे अपन को न्यूमेरिकल्स करते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। यहाँ पे एक नोट लगा लेना। Sold energy is also called work function, यानी कि वर्क फंक्शन को अपन इंडिकेट करते हैं W नॉट। W नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? h म्यू नॉट। ये एक नोट लगा के लिख लेना, नोट डाउन कीजिए। मोस्टली जो अपना ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन पे अपन को न्यूमेरिकल करने हैं। और न्यूमेरिकल का सीधा फंडा क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है। तो इस पे अपन को क्वेश्चन करना है, यानी कि जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी किसके इक्वल होती है? तो उसकी एनर्जी इक्वल होती है बाइंडिंग एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी लेके यहाँ बाइंडेड है उसके प्लस इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, यानी इतनी एनर्जी अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन पे डाली तो ही इसका इजेक्शन होगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। पहले आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ इनका मतलब क्या है। जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। अपन को न्यूमेरिकल्स करने हैं इस पे, ताकि आज अपना ये पार्ट खत्म हो। चलिए, आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। सबसे पहला, यानी कि ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, जो ये इक्वेशन जो भी मैंने आपको लिख के दिया, h म्यू इज इक्वल टू h म्यू नॉट प्लस हाफ mv स्क्वायर या फिर हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट। म्यू, ये म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना।
आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि म्यू को म्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद एक नोट यहाँ पे है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज, यानी कि डिफरेंट मेटल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स हैं, कोई भी मेटल अपन ने ले लिया उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, नहीं, डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट हो जाती है। तो पहला पॉइंट, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। If mu is greater than mu naught, then the excess energy h mu minus h mu naught is imparted to the ejected electron as kinetic energy। यानी वही पहले पॉइंट का जस्ट अपोजिट है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन लाइट ज्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा किस वे में, काइनेटिक एनर्जी के वे, यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। उसी कंडीशन में हो सकते हैं अगर आपके म्यू की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो ऐसा नहीं होगा। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में डाल के रखना, ये इक्वेशन क्लियर करके चलती है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है। लोग पूछते हैं कि अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है तो वो पूछेंगे आपसे डायरेक्टली कि इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होते हैं, क्या कंडीशन है, तो आप सीधा इधर बोलोगे कि म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये होता है जो आपका एच म्यू फोटोन होता है, तो हर फोटोन मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, ऐसा इस थ्योरी में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच फोटोन कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अब लाइट की इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज करोगे तो फोटोन जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनका नंबर भी इंक्रीज करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी, अनचेंज रहेगी, उसमें कोई भी टाइप का चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है जो उस एक्सपेरिमेंटल से अपन को मिले। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब वो फॉर्मूला आप याद रखो जिससे अपन को न्यूमेरिकल करना है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अगर नहीं किया है। अपना पार्ट है, अपन को क्वेश्चंस करने हैं, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता, स्टार्ट करते हैं अपन न्यूमेरिकल्स। मैं आपको उस फॉर्मूले को वापस से भी एक्सप्लेन कर देता कि उस फॉर्मूले में क्या चीज क्या होती है, ताकि जब क्वेश्चंस में आपको कराऊं तो आपको डाटा समझ में आए कि क्या डाटा किससे रिलेट कर रहा है, ठीक है। अपनी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी इक्वेशन आपकी क्या थी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू माइनस, ठीक है। या फिर अपन अभी के लिए इसको पूरा लिख लेते हैं। ये क्या होती है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पढ़ता होगा, बचपन से पढ़ता है। hq क्या होता है, hq होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। इसके बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू भी मैं आपको दे चुका हूँ। इसके नाम के आगे देखो कांस्टेंट लिखा आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। h म्यू नॉट क्या होता है, ये होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसमें म्यू नॉट, सिर्फ म्यू नॉट को अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है इसी को अपन बोलते हैं कि इसके इक्वल होती है वर्क फंक्शन, यानी W। तो देखो इस फॉर्मूले में इतनी चीजें हैं, बेसिकली ये देखने में बहुत कुछ लग रहा है लेकिन सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता थी पहले से। और आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को हमेशा याद रखना, दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय lambda। तो
तो अगर वो फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो भी c बाय लैम्डा हो जाएगा, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो c बाय थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले पे अपन को न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन अपने न्यूमेरिकल्स। तो सारे डाटा मैंने आपको दे दिए क्या चीज क्या होती है, और जब क्वेश्चन लिखूंगा तो कंफ्यूज मत होना, अच्छे से क्वेश्चन देखना, बहुत इजी है, थोड़ी सी कोशिश करोगे सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। तो आयनाइज करना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी मेटल को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना, ठीक है, किसी भी गैसियस एटम को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करना आयनाइजेशन कहलाता है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फाइंड क्या करना है हमको, आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सीधा सीधा लगा देंगे E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ठीक है। hc बाय लैम्डा लगाओगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। यूनिट्स आपको बहुत अच्छे से पुट करते हुए चलना है, बिना यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। एक्चुअल में ये वैल्यू होती है 3.08 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, बट मैंने इसे अप्रोक्सीमेट 3 लिया हुआ है। लैम्डा अपन कितना लिया हुआ है 242 नैनोमीटर। अब देखो बच्चों, बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इसको कन्वर्ट करना होता है, आप अपने को समझ गए होंगे ना कि नैनोमीटर को कन्वर्ट करके अपन किस में लिखेंगे 242। इसको सॉल्व करोगे आपकी एनर्जी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद हमारी एनर्जी आ जाती है 8.21 into 10 to the power minus 19। ठीक है, तो उसने आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है किलो जूल पर मोल में। अब ये जो मोल है ये क्या होता है, तो मैंने आपको वन आइंस्टाइन ऑफ एनर्जी में मोल डिफाइन किया था कि मोल किसके इक्वल होता है। तो पर मोल के लिए अपन एनर्जी अगर फाइंड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, जहां पे भी ये वर्ड आ जाए ना, आप कुछ मत करो, एक नंबर याद रखो। कौन सा नंबर, यहाँ साइड पे लिख देता, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर या फिर तो हमको किलो जूल पर मोल यानी इतने में हमको एनर्जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे 8.21 into 10 to the power minus 19। अब ये जूल है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना हो, चलो वो बाद में करेंगे।
ठीक है, इनटू 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23। तो ये अपना पुराना ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं, इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है अभी। इसको सॉल्व करने पे जो एनर्जी आएगी वो अपनी आएगी किसमें, जूल में। तो अपनी एनर्जी कितनी आती है इसमें, इसमें एनर्जी आती है अपनी 494 इनटू 10 टू द पावर 3 जूल। और इसी को अगर अपन किलो जूल में कन्वर्ट करें तो अपन क्या बोलेंगे, 494 किलो जूल पर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। यानी कि अपन ने सबसे पहले क्या किया, एनर्जी निकाली, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा से। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू, E इज इक्वल टू h म्यू होता है, और म्यू को अगर कन्वर्ट करो तो म्यू क्या होता है, c बाय लैम्डा। तो वहां से आपने एनर्जी निकाली, फिर उसने पूछा था पर मोल, तो मोल के लिए मैंने आपको बताया कि मोल के लिए इस वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है। यानी ये एनर्जी जो हमने निकाली है वो किसमें निकाली है, एक फोटोन, और कितने फोटोन में एनर्जी अपन ने निकाल के दे दी, तो किलो जूल पर मोल। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व, नोट डाउन कीजिए। नोट हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा ये जो आपको 1 मोल की यूनिट है, इसको आप 1 मोल की वैल्यू को अच्छे से याद रखो। सेकंड क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट द मिनिमम amount of, calculate the minimum amount of energy that the photons क्या बोला है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द फोटोन मस्ट possess to electron eject electron from cesium metal, the threshold frequency of cesium metal is इतनी। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, मैंने आपको बताया था अभी, मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है और मिनिमम एनर्जी वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहा है ना। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी E नॉट इज इक्वल टू h म्यू नॉट, यही होता है। तो अपने पास दोनों वैल्यू है, म्यू नॉट की वैल्यू ये दी हुई है और h ये रहा, सीधा सीधा आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का आंसर आता है 3.05 into 10 to the power minus 19। थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग को करना है, वैल्यूज में बता रखा है
कैसे पुट करनी है, तो इजी से था। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए अगर खोली जा रही है तो वो आपकी होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब सीधी सी बात है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करती है ना, तो एनर्जी मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, E नॉट इज इक्वल टू h p नॉट। सपोज उसने वर्क फंक्शन पूछ लिया होता तो वर्क फंक्शन भी तो इतना ही आता। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता बताइए इस फ्रीक्वेंसी में वर्क फंक्शन कितना है, तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 3.05 into 10 to the power minus 19 जूल, क्योंकि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h mu नॉट। अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। न्यूमेरिकल्स अपन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा फोकस अपन को न्यूमेरिकल्स पे ही करना है। थ्योरेटिकल पार्ट तो अपन को इजीली समझ में आ ही जाएगा, बट एक बार न्यूमेरिकल अपने क्लियर हो जाते हैं तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of the ejected electron where ultraviolet radiation of frequency 1.6 into 10 to the power 15 second inverse strikes the surface of potassium metal। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है थ्रेशोल्ड frequency of potassium is 5 into 10 to the power 14 second inverse, given that h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 भाई हो। मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of the ejected electron when ultraviolet radiation of frequency मतलब देखो नाम से पढ़ो, फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब ये म्यू की वैल्यू स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल। अब यहाँ दिया हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी म्यू नॉट, तो क्या फॉर्मूला था हमारा, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू माइनस, इसको लगाइए और सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में वो क्या कर सकता है बेटा, सारे डाटा देखिए कुछ ना कुछ छुपाएगा। हो सकता है वो काइनेटिक एनर्जी में से अभी इन सबको दे देता है, ये एच सब कुछ दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी पूछने की बजाय वेलोसिटी दे देता, मास पूछ लेता, कुछ भी पूछ सकता है। तो डाटा चेंज करना ही काम है। अगर आप जेईई की एग्जाम दे रहे हो तो आप ये बात जानते हो कि सीधे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, फॉर्मूला सेम होगा, सारी चीजें सेम होंगी, डाटा भी आपके पास सारे होंगे। कोई एक डाटा देके दूसरे डाटा को छुपाया जाएगा और क्वेश्चन को बदल दिया जाए, सिर्फ लाइन डाल दी। अब इन सबको कोई लेना देना नहीं है, हमें तो वैल्यू से मतलब है। हमें तो सिर्फ ये पता करना है कि हमारे फॉर्मूले में पुट होने वाले डाटा कौन कौन से, तो हमने उनको उठाया, सीधा पुट किया, बाकी क्वेश्चन क्या बोलता है हमें मतलब ही नहीं। सॉल्व कीजिए इसको। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। म्यू कितना है हमारे पास, तो म्यू है 1.6 into 10 to the power 15 माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू नॉट है 5 into 10 to the power 40 सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कट गया। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो 6.626 into 10 to the power minus 34, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये है 1.6 into 10 to the power 15। इसको भी अब पावर आप सेम करो,
पावर सेव करोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर 15। तो यहाँ का इजी सॉल्यूशन क्या है, 1.6 माइनस 0.5 इंटू 10 टू द पावर 100 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा 7.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और 15 कितना हो जाएगा, माइनस 90 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा काइनेटिक। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा न्यूमेरिकल था, बहुत टफ था, बहुत इजी था, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, डाटा आपको यहाँ से उठाना था और पुट करना था। तो वैसे मैं तो आपको पहले ही बोल चुका, केमिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है बाकी सब्जेक्ट से। चलिए रब कर देता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज मैं आप लोगों को, इससे पहले जो मैंने आपको क्वांटम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे जो क्वेश्चंस कराए थे उनसे रिलेटेड और इससे रिलेटेड एक शीट मैं क्लासरूम पे अपलोड करूंगा, तो आप लोगों को वो सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। अगर आप कल की डेट तक कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो आपको मैं टाइम देता हूँ सैटरडे तक का। सैटरडे तक मैं उसको देखूंगा और कल अपन एक नई चीज स्टार्ट करेंगे, एक नया मॉडल जिसका नाम है बोहर्स। यानी अब तक पढ़े हुए मॉडल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है बोहर्स मॉडल। वहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं और वो काफी बड़ा मॉडल है, तो उसे भी अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, a 25 watt bulb emits अब ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, क्योंकि लास्ट क्लास से मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम कराए हुए। इसमें सिर्फ लैंग्वेज उसने चेंज कर दी है, कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन था अपने पास ऐसा है, अब आप इसे खुद ही सॉल्व करोगे और आंसर होगा। एक क्वेश्चन था जिसमें 4 चीजें फाइंड करनी थी, तो चौथे नंबर पे अपन ने इसी फॉर्मूले से रिलेटेड फाइंड किया था, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर मैं इसको बता दूंगा कैसे सॉल्व करना। हाँ, इसमें एक चीज क्या है, इसमें ये है कि इस बार जो वेवलेंथ दी हुई है वो माइक्रोमीटर में दी हुई है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 0.57 माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर का कन्वर्जन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि माइक्रोमीटर इसमें कन्वर्ट किया जाता है।
माइक्रोमीटर का कन्वर्जन आपको पता होगा, सॉल्व हो गया। चलिए मैं इसकी हिंट दे देता, जितना हम सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए। सबसे पहली बात, माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, 0.57 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, या फिर 5.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये सब तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 0.57 अगर मैं डेसिमल को होल नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो पावर अगर माइनस में है तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर मैं इसको 0.057 करता तो ये माइनस की पावर घट। क्या दिया हुआ हमको, लैम्डा दिया हुआ है। क्या पूछा उसने, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड। क्वांटा क्या होता है, एच म्यू। और पहले मैंने आपको बता दिया क्वांटा, और आज के टाइम में उसी को फोटॉन्स बोल दिया गया। क्वांटा होता है एच म्यू। टोटल एनर्जी कितनी है, 25 वॉट, ठीक है। यानी 25 वॉट का एक बल्ब है जिसमें से एक फोटोन की, एक क्वांटा की वेवलेंथ गिवन है, और हमको टोटल नंबर ऑफ क्वांटा पर सेकंड पूछा गया। सबसे पहले क्या करना था, E = hc/लैम्डा लगाना था। सारे डाटा तुम्हारे पास हैं, ये दोनों। एक काम करो, H और C का मल्टीप्लाई आप हमेशा करके रखो। ये कांस्टेंट वैल्यू दोनों, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाली। यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन क्या, 6.626 into 10⁻⁻34 into 3.08 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप लोग सॉल्व करके रखो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा फॉर ऑलवेज के लिए। मतलब आप लोग इसको एक कांस्टेंट वैल्यू की तरह ले सकते हो। जहाँ पे भी HC आए इस मल्टीप्लिकेशन को सीधा सीधा पुट कर सकते हो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके इस वैल्यू को याद ही कर दो, जल्दी से सॉल्व कीजिए। E = hc/लैम्डा से आपका क्या आ जाता, E आ जाता। अब हमको उसमें क्या पूछा है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड, ठीक है। उसने टोटल कितना दिया हुआ है, 25 वाट। वाट को मैंने बताया था, 25 वाट का मतलब क्या है, 25 वाट = 25 जूल पर सेकंड। तो जो भी एनर्जी आई है आप रेट निकालते, कैसे निकालते, रेट ऑफ एमिशन 25 डिवाइड बाय जो भी आपके E की वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको रेट ऑफ। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको दो करा रखे हैं, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया। ऐसे टाइम पे आपको करूंगा भी नहीं। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इस वैल्यू को सॉल्व करके याद कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। कांस्टेंट वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। चलिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी बताने लायक नहीं था, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में ऐसे करा। अगर कोई क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें आपको डाउट रहता है तो आप क्लासरूम पे वो क्वेश्चन डाल सकते हो, मेंशन कर सकते हो, बता सकते हो। बट आप लोग के कोई भी डाउट वगैरह आते नहीं, ऐसा रिस्पॉन्स रहता है जैसे आपको सब कुछ समझ में आता है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सबसे ज्यादा खुशी मेरे को ही होगी। और या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हवा ही नहीं लगती होगी, क्या होता है ज्ञानी के विषय में। मैं नहीं चाहता दूसरा वाला रीजन हो, पहला वाला हो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when light of wavelength 470 nanometer
force on the surface of potassium metal electrons are emitted with a velocity of 6.4 into 10 to the power 4 meter per second. What is the minimum energy required per mole to remove an electron from potassium? अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 470 हमको वेवलेंथ दिया हुआ है, कितना वेवलेंथ है? 470 नैनोमीटर। फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ वेलोसिटी। अब देखिए क्वेश्चन में एक नए टाइप का डाटा है, वेलोसिटी जैसी चीज आई है, कहाँ यूज होगी मैं बताता हूँ। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल का मतलब क्या है? यानी मिनिमम एनर्जी मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात कर रहा है, पर मोल मतलब Na पार्टिकल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास है वेलोसिटी, क्या होती है? 6.4 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है हमसे। और हमें दूसरी चीज क्या गिवन है? गिवन है लैम्डा 470 नैनोमीटर, ये गिवन। हमसे पूछा क्या? हमसे उसने पूछा है T नॉट, जिसका फॉर्मूला होता है h म्यू नॉट। अब ऐसा तो है नहीं कि आप इसको या डायरेक्टली आप इसको यूज करके निकाल सकते हो, ये वेवलेंथ है। उसने कहीं मेंशन नहीं किया कि ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, या उसने कहीं पे भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात नहीं की। यानी हम कैसे निकालेंगे ये h म्यू नॉट की वैल्यू? तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं h म्यू माइनस h म्यू नॉट। हमको यही तो फाइंड करके देना है। कैसे? अब कैसे फाइंड करेंगे हम? तो देखिए सिंपल सी चीज है, आपके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का इस पूरे फॉर्मूले में एक ही जगह यूज है 1/2 mv। तो आपका दिमाग क्लिक कर रहा होगा कि क्या करना है। इतनी हिंट के बाद जो लोग सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। नहीं कर पा रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे इस वेलोसिटी से। काइनेटिक एनर्जी कितनी आने वाली है? 1/2 इनटू मास की बात कर रहा, तो आपको पता है पूरे कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इसका मतलब मास भी इलेक्ट्रॉन का ही रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का मास मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका 9.1 into 10 to the power -31 kg। फिर उसने क्या दिया हुआ है? उसने बात की है वेलोसिटी की, तो क्या हो जाएगा? 6.4 into 10 to the power 4 का होल स्क्वायर। यहां से आपकी काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। इसको सॉल्व करने पे आपकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो भी काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आने वाली है? 1.864 into 10 to the power -21 जूल। कितनी आने वाली है? 1.864 into 10 to the power -21 जूल। अब -21 जूल कैसे आएगी? तो देखो यहाँ पे अगर आप यूनिट को देखोगे तो ये क्या है? मीटर पर सेकंड की ना। तो यहाँ से पूरी यूनिट क्या आती है? यूनिट आ रही है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये पूरी एक यूनिट आ रही है, और इस पूरी यूनिट को ही आप जूल बोलते हैं। यानी ये पूरी
इक्वल होती है 1 जूल। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी 1.864 into 10 to the power minus 21 जूल। फिर से ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ गिवन है, लेकिन वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं है। फिर उसने आपको क्या दिया हुआ है, उसने वेलोसिटी दी हुई है। वेलोसिटी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि काइनेटिक एनर्जी में हो सकता है वेलोसिटी दे दे, मास पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो मास तो एक्चुअली क्या है, बात तो इलेक्ट्रॉन की हो रही है, इजेक्शन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो मास तो हमें हर कंडीशन पे इलेक्ट्रॉन का ही रखना है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू। तो उसने क्या किया, इस वेलोसिटी को देके उसने अलग से आपसे 1 बाय यानी हाफ mv² सॉल्व करवाया, काइनेटिक एनर्जी को अलग से सॉल्व करवाया, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला यूज करना था और hν0 हमें चाहिए था। hν0 ही तो उसने पूछा है, उसने आपसे क्या पूछा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड कर लिया, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम अलग से लिख लेते हैं, यहाँ पे जो चीज हम फाइंड करते जाएंगे यहाँ लिख लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी आई, 1.864 into 10 to the power minus 21। तो ये पहली चीज हमने सॉल्व कर ली, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूं। सबको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी देने का क्या मतलब था। वेलोसिटी देने का सिंपल सा मतलब था, उसको आपको काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करवाना होता है। बस इसी तरह से क्वेश्चन बड़ा हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। उसने वेलोसिटी को अलग से देके 1/2 mv² ये सॉल्व करवा दिया, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया। वरना क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्ट भी दे सकता था, नहीं किया उसने। अब हम दूसरा जो यूज करेंगे वो होगा E = h। अब हमारे पास ये क्या है, एनर्जी, ठीक। E हम फॉर्मूला लगाएंगे hc/λ। मैंने आपको बोला ये hc आप कैलकुलेट करके रख लो, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। ये कन्वर्जन आप हमेशा याद रखना, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है। इनटू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये जो वेवलेंथ उसने दी थी वो यहाँ यूज होने वाली थी, यानी कि वो नॉर्मल वेवलेंथ थी। तो कितनी थी, 470 नैनोमीटर, यानी 470 into 10 to the power minus 9 मीटर। मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड। इसको सॉल्व करके हमारी एनर्जी आ जाएगी, जो कि आ रही है 4.23 into 10 to the power minus 19 जूल। तो ये हो गया आपका E = h। अब अगर आप नोटिस करो तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी = hν minus hν0। ये चीज हमको फाइंड करनी थी। क्या हमने वेलोसिटी से ये चीज फाइंड कर ली, क्या हमने इस वेवलेंथ के डाटा से ये चीज फाइंड कर ली। तो हम ये चीज फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इजीली कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दूसरी चीज भी लिख देते हैं, hν की वैल्यू, यानी E = hν, उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 4.23 into 10 to the power minus 19। तो बस उसने क्वेश्चन को बड़ा किया है, क्वेश्चन उतना ही इजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। अब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी हमारी आ रही है, या फिर हम सीधा इधर फॉर्मूले को रिवर्स कर लेते हैं। तो hν0 = hν माइनस काइनेटिक एनर्जी। hν की वैल्यू कितनी है, 4.23 into 10 to the power minus 19 जूल माइनस 1.864 into 10 to the power minus 21। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा सा पावर सेम करेंगे। ये 10 to the power minus 19, ये 10 to the power minus 21 है, दोनों को सेम करना। तो इसको हम कर सकते हैं 423 into 10 to the power minus 21 जूल माइनस 1.864 into 10 to the power minus 21 जूल। जब भी आपको सब्सट्रैक्ट वगैरह करना हो, पावर्स को इक्वल करो। तो यहाँ से सीधा इधर सॉल्यूशन आ जाएगा 423 minus 1.864 into 10 to the power minus 21। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई मिनिमम एनर्जी। क्या आ गई आपकी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ये मिनिमम एनर्जी आई है, पर मोल नहीं आई है। पर मोल के लिए आप क्या करोगे,
इसको सॉल्व करेंगे तो एच म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको सॉल्व करने के बाद एच म्यू नॉट की वैल्यू आती है 421 पॉइंट समथिंग, 4 into 10 to the power minus 21, ये आपकी आ गई मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड 421.1। ठीक है, अब आपको क्या पूछा था उसने? पर मोल, तो अपन क्या बोलेंगे? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल। तो मैंने आपको बताया पर मोल के लिए क्या करना पड़ता है, एक वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ तक तो हमारी एच म्यू नॉट की वैल्यू आ गई, मिनिमम एनर्जी आ गई, इसमें आप Na का मल्टीप्लाई कर दो, बस आपकी मिनिमम एनर्जी पर मोल आ जाएगी। Na का मल्टीप्लाई करने के बाद मिनिमम एनर्जी पर मोल जो आपकी आएगी वो आपकी आएगी, यानी कि आंसर जो आपका आएगा पर मोल एच म्यू नॉट वो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 253.6 किलो जूल पर। तो ये मैंने किलो जूल में आंसर लिखा है, यहाँ पे अभी तक अपन जूल पे ही चल रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन, यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे ये आपके मैंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा दिए, जिसमें से ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया। क्यों लेंथी हो गया? उसने डाटा उल्टा सीधा दिया सिर्फ चीज़ों को सॉल्व करवाने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सारी चीज़ें ईजी थी। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको गूगल क्लासरूम पे दे दूंगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ लेना। और सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, अच्छे से सॉल्व करोगे सारी चीज़ें हो जाएंगी। फोकस्ड रहो, जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उससे, वो चाहे किसी का भी हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, जो भी हो, सारी चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, सब ईजी लगेगा। और अगर आप ऐसे ही देख रहे हो, वीडियो लेक्चर है, आप थोड़ा सा देख रहे हो, गायब हो रहे हो, रात को देख रहे हो, लेट के देख रहे हो, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। पढ़ाई है। अगर आपका माइंड कंसंट्रेशन के साथ इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे और अच्छे से सारी चीज़ों को सॉल्व करोगे। सो बाय बाय, टेक केयर।